हो गया लाइव। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? जितने भी आप सब स्टूडेंट हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट में हमारी दो ही क्लास हुई थी और उसके बाद में क्लासें बंद हो गई थी क्योंकि 13 तारीख का पेपर था बीपीएससी का। भाई बीपीएससी में ना बहुत बढ़िया कर दिया है, ठीक है ना। आप पेपर उठाना और मेरी क्लास से देख लेना आराम से। मैं अभी तो आज तो मेरे पास नहीं है वैसा सब पीपीटी, लेकिन मैं ना जरूर लेके आऊंगा आपको दिखाने के लिए, है ना। तो जरूर लेके आऊंगा आपको दिखाने के लिए कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। दबा के आए हैं, सारे प्रश्न आए हैं और प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आए हैं। 4 क्वेश्चन वे थे जिनके लिए कहा था कि आएगा, है ना, आएगा। मैं आपको वीडियो वीडियो दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा ला करके। तो ज्योग्राफी में तो अपने ना बढ़िया वाली बैंड बजाइए, ठीक है ना। अच्छे वाले क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो और पता है मेरा प्रिडिक्शन यार बहुत ठीक बैठा अब की बार। जो अनुमान था जहां जहां पे मुझे लगा, मैंने कोसी मेची लिंक परियोजना के ऊपर क्लास में बोला था कि भाई इंपोर्टेंट का मतलब है बहुत इंपोर्टेंट है, आएगा मतलब आएगा, और वो सेम जो हुआ वैसा का वैसा। और बीपीएससी की जो पहले दिन मैंने मैराथन क्लास शुरू उसमें पीवाईक्यू सीरीज शुरू करी थी, उस दिन पीपीटी भी नहीं थी हमारे पास। पहले दिन पीपीटी नहीं थी तो उस दिन मैंने क्या किया था ना कि मैंने सोचा कि यार हारमुज वाला स्टेट इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हारमुज वाला ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसराइल के साथ में, तो तेल वेल का पूरा वो होता है ना उस तरफ से। तो वहां से मेरा प्रिडिक्शन था कि यार जो है ये क्वेश्चन आना चाहिए हारमुज से आया, ठीक है ना। उसके अलावा एक दिन क्या हुआ था, वो किसी बैच था, कोई बैच मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा बैच था, उसके अंदर मैंने ना एक दिन क्या किया था कि मैंने डेविल स्नैक बताया था। डेविल स्नैक मैंने कहा था भाई नया उपन्यास आया है, क्योंकि मेरे पास में 1,000 से भी ज्यादा कम से कम किताबें रखी हैं घर पे लाइब्रेरी में। तो मैं जनरली कोई नया उपन्यास आता है कुछ भी वैसा, तो उसमें क्या करता हूँ मैं पढ़ लेता हूँ। तो डेविल स्नैक मैंने सर्च किया, डेविल स्नैक क्या है, तो मैंने देखा था कि डेविल स्नैक एक स्थल अरे स्थल संधि है ना। तो स्थमस है, स्थल संधि है। तो उस पे मैंने देखा था वो थाईलैंड वाईलैंड के क्षेत्र में, तो वहां पर मेरे दिमाग में था कि अच्छा ठीक है। लेकिन मैंने क्लास में चर्चा करी थी और उसमें मैंने ये चर्चा करी थी कि डेविल स्नैक करके एक जगह कहलाती है, जैसे चिकन नेक कहलाती है, डेविल स्नैक कहलाती है। और वो वाला प्रश्न ये नहीं अनुमान लगाया था कि यार इतना भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उपन्यास के नाम के ऊपर वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड जीरो ये तगड़ा क्वेश्चन था। आपको पता ग्राउंड जीरो एक मूवी आई थी, इमरान हाशमी थे उसमें हीरो थे, ये कश्मीर वश्मीर के ऊपर आतंकवाद को लेकर के थी। बताओ उस ग्राउंड जीरो मूवी से इंस्पायर्ड होकर के और वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मैं बीपीएससी पे बहुत काम किया है मैंने, और मैं पहले दिन भी आपको मैंने कहा था कि यार बीपीएससी पे अपने खूब काम कर रखा है। एक एक प्रश्न लड़वा देंगे, एक एक प्रश्न, ठीक है ना, कि कहाँ से आएगा, क्यों पूछेगा, कारण सहित बता देंगे आपको। बाकी ठीक है, बीपीएससी ज्योग्राफी ठीक ही पूछता है हमेशा ही, इस बार भी अच्छा पूछा और उम्मीद है कि आगे भी फिर अच्छा ही पूछेगा, है ना। लेकिन हाँ ये बात है, ना तुम आसान प्रश्नों में फंसोगे ना मुश्किल प्रश्नों में, हर लेवल के ऊपर हम चीजों को बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़िए यार अपने नोट्स। बहुत अभी कल यूपीएससी ने पेपर लिए एनडीए सीडीएस, एनडी और सीडीएस लिया, तो उसमें भी लगभग क्वेश्चंस हो रहे थे। एक बच्चा है, मैं तो सब आपको चैट दिखा सकता हूँ, सब एविडेंस है, वीडियो ऑडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, तमाम चीजें आप मेरे से जो जानना चाहें वो जान सकते हैं कि सर दिखाओ हमें। लगभग 90% प्लस मेरी हमेशा स्ट्राइक रेट होती है। 80-85%, 85%, 80-85% हमेशा, मतलब 80% से डाउन तो कभी गया नहीं। 85-90, 85-90 हमेशा उतने आते। देखो अब 10 में से एक के दो क्वेश्चन तो भाई देखो थोड़े बहुत तो इधर उधर होंगे ही, है ना। अब चूंकि हम किताब भी तो नहीं छपवाते ना, हम टारगेटेड चीजें पढ़ाते हैं नोट्स के अंदर। तो अब देखो अब एक दो क्वेश्चन का तो होता ही है, लेकिन 80% मतलब हो गया। 10 में से अगर 8 प्रश्न आपके ठीक क्लास नोट्स में से होंगे, 8% ठीक करने के लिए आपको बाहर से कोई सोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस लेवल के ऊपर हम चीजों को पढ़ते हैं, और आप भी जो है ट्रस्ट करके बढ़िया तरीके से अपने नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छे से मैंने नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्रफल आपको बताया था। आपको पता है कल यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन पूछा है, आसाम का पूछा है। मैं आपको लाऊंगा वो सारे क्वेश्चन ला करके दिखाऊंगा। एक एक चीज जो मैं कहता जा रहा हूं उनको ठीक तरीके से पढ़ते जाना। आपको पता है मैंने शायद आपको ये वाला आपकी क्लास में शायद ये डिस्कस हुआ नहीं है, ये गुजरात वाला, है ना। चलो होने दो, उसको डिस्कशन में आएगा ना तब मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पे डिस्कस किया और इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूछा था यूपीएससी ने, असम की सीमाएं कितने देश और उनके साथ लगती है। असम की सीमाएं कितने देश और उसके साथ लगती है, कितने देश और भारतीय राज्यों के साथ लगती है। आपको पता है मैंने असम के बारे में आपको एक पॉइंट लिखवाया था इस तरीके से मैप बनवा करके, और बताया था कि साहब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मेघालय पड़ता है आपका, और ये इस तरीके से ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा
और ये असम था, तो असम 7 से लगता है। मैंने सब चीजें आपको बताई थी, लिखवाया और था बाकायदा। इधर ऊपर लगता है भूटान के साथ में, इधर लगता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ में। ये सब मैंने लिखवाया था, यही क्वेश्चन आया। 2 देश और 7 पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। अब तुम देख लेना भाई, तुम कैसे तैयारी करोगे कैसे नहीं। मेरी तरफ से दिक्कत नहीं आएगी, मेरी ओर से तुम लोग ना मस्त होकर के सोना कि भाई सर के नोट से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब तुम पढ़ोगे कितना, अब वो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो लास्ट में हमने कहाँ छोड़ा था, प्लीज एक बार मुझे आप बता दो, है ना। हाँ, आप जल्दी से एक बार मुझे बता दो लास्ट में हमने क्या कहाँ छोड़ा था। देखो मैंने क्वेश्चन किया और तो आपने तुरंत आंसर करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इस लेवल पर आप करोगे, है ना। और अरे बहुत बच्चों के रिव्यू आए इंस्टाग्राम के माध्यम से, कुछ बच्चों के पास संपर्क, कैसे न कैसे करके बच्चों ने सबने जो है बताया कि सर बड़ा मजा आया, है ना। तो मैं चाहता हूँ यार एईडीओ में हमारे आधी सीट हमारे केजीएस से कम हो, जब जाके मजा आए, है ना। है भाई, है। तो ये बात है। लास्ट में मैंने कहाँ छोड़ा था ना, अच्छा लास्ट में 7 सिस्टर वही बताया था आपको, है ना। परसों शुक्रवार को बताया था, है ना, शुक्रवार को बताया था। हाँ शुक्रवार को मैंने बताया था, और संडे को ये प्रश्न पूछा गया तुम्हारा, है ना, ये आसाम वाला यूपीएससी में। चलो बताता हूँ मैं आपको, वो वाला ला करके क्वेश्चन ला के सब दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि हाँ भाई हमें क्लास में कितनी मेहनत करनी है ना। तो एक आपको थोड़ा आइडिया चीज़ों का हो जाएगा ना। चलो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा नॉर्थ ईस्ट मैंने बता दिया था, कर्क रेखा पर हमारी बातें थी। लास्ट में हमने एक डायग्राम बनाया था, यस अब आ गया। तो लास्ट में हमने लिखा था क्या, तो हमने लास्ट में लिखा था, आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा, कर्क रेखा, है ना, ये हमने लिखा था। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये वाला, है ना, ये जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसमें आप लिखो, अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, एक एक करके, एक एक पॉइंट करके लिखो। अब आप एक एक पॉइंट करके लिखो, एक एक पॉइंट करके, और लिखो इसमें, लिखो यह है 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। यह है भारत के, यह है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, यह 8 भारत के, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला हो गया, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। एक एक करके सारे पॉइंट लिखो, फिर लिखो, फिर इसके बाद में लिखो नेक्स्ट, लिखो, लिखो आप इसमें भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर लिखो 8 भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कैसे हैं, ऐसे एरो लगा लेना। एक ट्रिक लिखो, मैंने मैप तो आपको बता ही दिया था, ठीक है ना, मैप तो अब नहीं बनाऊंगा। एक ट्रिक है, और ये जो ट्रिक है ना, ये आपकी ट्रिक है, गुराम छत से झाक, गुराम छत से झाक पीटी मिजो, गुराम छत से झाक पीटी मिजो, ये इसकी ट्रिक है, गुराम छत से झाक पीटी मिजो। देखो 1 नंबर पे सबसे पहला बना, और ये बना आपका सबसे पहला गुजरात। 1 नंबर स्टेट कौन सा है, तो 1 नंबर है कौन सा, गुजरात, गुजरात है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान। राजस्थान के बाद में तीसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एमपी है। चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। याला ग्लेशियर तो मैंने क्लास में करवाया था भाई, अपडेट करवाया था क्लास में, वो चर्चा में आया था ना, उसी समय मैंने उसको करवा दिया था, उसी समय तुरंत करवा दिया था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन बढ़िया मजा आया मुझे, 2 प्रश्नों में ही मजा आया, बाकी तो ठीक है यार, आते ही हमेशा खुश होने को, उसमें कोई बात है नहीं। लेकिन वे क्वेश्चंस में मजा आता है जो प्रिडिक्शन होते हैं। जैसे मुझे 3-4 क्वेश्चनों में बड़ा मजा आया, आनंद आया। एक तो मजा आया उसमें, क्या कहते हैं, याला ग्लेशियर, एक हारमुज, एक डेविल स्नेक, है ना, ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन, इनमें मजा आ गया इन प्रश्नों को लड़वाने में, है ना। क्योंकि देखो अब मैं कहूँ लोकटक एक झील है, ये क्वेश्चन आ गई, ये कोई राज्य होने की बात है किसी का भी आ जाएगा, है कि नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है ना, ये कोई प्रश्न नहीं है। तो सरल थे थोड़े से, लेकिन ठीक है। एक होती है ना हर प्रिडिक्शन क्या किया टीचर ने, अब इधर कॉपियां खाली भरवा दी, प्रश्न दिख नहीं रहे एक भी, है कि नहीं, है ना। प्रश्न कॉपी कॉपी भरवा के बैठ गए, प्रश्न आ नहीं रहे हैं, वैसा थोड़ी होता है ना। एक पता है, एक मैं एक जगह पे मार खा गया मैं, नहीं खैर वो वैसे हुआ था क्लास में, लेकिन प्रिडिक्शन पता क्या था कि मेरा था
कि प्रश्न पूछेगा इटली से और स्विट्जरलैंड से। पूछना चाहिए था इटली स्विट्जरलैंड, क्योंकि बर्फ पिघलने की वजह से और उसके चलते उन दोनों ने दोबारा से अपनी सीमाओं का निर्धारण कुछ किया था, इटली और स्विट्जरलैंड का। तो मुझे लग रहा था यार इटली और स्विट्जरलैंड से प्रश्न आना चाहिए, है ना। लेकिन वो इटली स्विट्जरलैंड ना करके फ्रांस जर्मनी वाला पूछ लिया, उसके नजदीक से, है ना। तो हाँ मतलब वो था, थोड़ा सा वो प्रश्न आ जाता तो और मजा आता। नहीं, मित्र पर गमछा जार ये नहीं करना है, ये पश्चिम से पूर्व है, ये ट्रिक आपकी पश्चिम से पूर्व है, ध्यान रखना। पश्चिम से पूर्व क्रम, ये आपको ये ऐसे याद रखना है। गुराम छत से जाक पिटे में जो, ऐसे ही याद करो इसको, एजिट करना इसको, ठीक है ना। हाँ ऐसे लिखो इसको आप। सर आप बिहार का लिट्टी चोखा खाए हैं कि नहीं? भाई मैंने बिहार का लिट्टी चोखा खाया नहीं, जम गया है यहाँ पर बिहार का लिट्टी चोखा, समझे। एक लड़के ने मेरे मुझे मैसेज किया, सर आप राजस्थान के? मैंने कहा हाँ। तो बोले सर लगते तो आप बिहार के हैं। दिखा दूंगा मैं, मैसेज रखा है उस लड़के के मेरे पास में। वो कह रहा है सर लगते तो राजस्थान बिहार के हैं। तो मैं ना यहाँ का लिट्टी चोखा खाली खाया नहीं है, मैं यहाँ के कल्चर में, यहाँ के उसमें इतना ढल गया कि अब लोगों को डाउट होने लग गया कि मैं राजस्थान का हूँ कि बिहार का हूँ, ठीक है ना। वैसा कुछ नहीं है। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो इसमें लिखो, इसे माही नदी 2 बार काटती है। मैंने बताया था ना डायग्राम में, माही बना करके विंध्याचल पर्वत, माही नदी 2 बार काटती है, ये माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है ना। माही नदी इसे 2 बार काटती है, इसे माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है, हो गया। माही नदी 2 बार काटती है। लिखो इस पर स्थित राजधानी रांची है, इस पर स्थित राजधानी रांची है। इस पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची है। इस पर स्थित राजधानी रांची है, रांची है। रांची किसकी राजधानी है? सारे बताओ एक बार, जल्दी सारे बच्चे कमेंट करो। इस पर स्थित राजधानी रांची है। रांची किसकी राजधानी है? जल्दी से बताओ, रांची किसकी राजधानी है? रांची किसकी राजधानी, जल्दी बोलो एक बार, जल्दी बोलो, रांची किसकी राजधानी है? अरे भाई बोलो सारे, सारे बच्चे बताओ रांची किसकी राजधानी है? जल्दी बता दो एक बार, जगह देख रहा हूं मैं कौन कौन बताता है। रांची किसकी राजधानी, जल्दी बताओ एक बार जरा। हाँ 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 हाँ, इंडिया का मैप मिल जाता तो मजा आ जाता। रांची किसकी राजधानी, नहीं बताओगे? है भाई, नहीं बताओगे तो भाई मत बताओ। रांची किसकी, झारखंड। अब जल्दी सारे बताओ, राजस्थान किसकी राजधानी है? जल्दी बताओ, राजस्थान किसकी राजधानी है? जल्दी बताओ, राजस्थान किसकी राजधानी? बोलो भाई बोलो, सारे बोलो, राजस्थान किसकी राजधानी, जल्दी बोलो एक बार। अब आएंगे देखो आंसर। हाँ आ गया आ गया आ गया, जयपुर आ गया उत्तर, आ गया। देखो जयपुर जयपुर जयपुर, वाह वाह वाह, जयपुर दे जयपुर दे जयपुर। देखा देख, लाइन लग गई जयपुर के, है ना, लाइन लग गई। मैंने पूछा राजस्थान किसकी राजधानी, राजधानी नहीं है, राजस्थान स्टेट है, और तुम उत्तर कर रहे हो जयपुर, समझे? अरे बावड़ो, हे भगवान क्या होगा रे तुम्हारा, प्रभु क्या होगा तुम्हारा, कहाँ जाके रुकोगे तुम लोग यार, हद की बात है। मतलब थोड़ा सा तो सोच के देखो एक बार। राजस्थान स्टेट है, स्टेट, राजधानी नहीं राजस्थान। पेपर में ऐसे ही धोखा होता है, पूछता कुछ है और बताते कुछ है अपने, समझे ना। हाँ अब होश आया होगा कईयों को तो, ओहो ये जो हड़बड़ी जो तुमने अभी मचाई है ना, ये मैं हर क्लास में टेस्ट करता हूँ, समझे। और उन सब क्लास में मैं एक ही बात पाता हूँ कि ये सब बच्चे हड़बड़ी करते हैं, और इस प्रकार के विद्यार्थी कुछ ऐसे प्रश्न गलत कर आते हैं जो बहुत सरल होते हैं, समझे। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है कोई, कि तुम लोग जो है राजस्थान को राजधानी बना दे रहे हो जयपुर की। देखो सुनो, अब इस पर ध्यान दो, सारे लोग इस पर ध्यान दो, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लेता है। 0 डिग्री अक्षांश है ये, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर है, और इक्वेटर है, ठीक है ना, इक्वेटर है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है ना, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड या विषुवत रेखा इक्वेटर, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड या कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है, ठीक है ना, कर्क रेखा है, इसको बोलते हैं
66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी, है ना, या फिर इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत या आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, आर्कटिक व्रत या आर्कटिक सर्किल इसको बोला जाता है। और ये है तुम्हारा 90 डिग्री उत्तर, या इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल रीजन है। ठीक है भाई, नॉर्थ पोल सुन लो एक बार एक एक करके ध्यान से। ये आपका 23.5 दक्षिण है, 23.5 दक्षिण है ना, साउथ लैटिट्यूड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ओके, ये मकर रेखा है। ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, या फिर इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं, अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं। ओके, अंटार्कटिक व्रत इसको बोला जाता है। और इसको अपन 90 डिग्री साउथ, या फिर इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल इसको बोलते हैं, है ना, इसको साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इतना सब वो क्लियर है। अब सुन लीजिए एक एक करके, मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए समय दे दूंगा, एक बार सुन लो पहले। मान लो कि सन इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, है ना, मानो कि सूर्य जो है ना इक्वेटर के ऊपर है ना, और अगर सूर्य इक्वेटर पर है तो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आएगा, इस बीच में आएगा, इस बीच में आएगा सबसे ज्यादा। और ये जो रीजन है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, इसे हम उष्ण कटिबंध, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन इसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और सबसे तिरछी किरणें यहाँ गिरती हैं, सबसे तिरछी किरणें, ये सबसे तिरछी किरणें यहाँ गिरती हैं। तो यहाँ पर सर्दी होती है 66.5 से 90, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रीज जोन बोलते हैं, फ्रीज जोन बोलते हैं, फ्रीज जोन बोलते हैं, फ्रीज जोन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है ना, शीत कटिबंध बोलते हैं। और ऊपर से शीत और नीचे से उष्ण, मतलब जहां पर शीत भी और उष्ण भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा शीतोष्ण, या इसको बोलते हैं टेम्परेट, है ना, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ बच्चा, एक बात सुनो बच्चा, एक बात सुनो, सारे लोग एक बात सुनो ध्यान से, एक बार केयरफुली इस बात को सुनो और समझो तुम। ये तीन आपके जोन हो गए क्लाइमेटिक जोन, एक हो गया उष्ण, एक हो गया शीतोष्ण, और एक हो गया शीत, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिज। सुन लो एक बार बात को, भागदौड़ नहीं मचानी है, मैं तसल्ली से पढ़ाऊंगा आराम से। अभी जनवरी या जनवरी के बाद में पेपर होगा, अभी हमारे पास में समय है पढ़ने के लिए, जनवरी से पहले पेपर की कोई संभावना नहीं है, ये ध्यान रखना ना। तो ये बात पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा कि मैंने आपसे ये कहा कि तीन कटिबंध है। देखो, अगर मैं कहता हूं मुख्यमंत्री, तो बताओ आप, मुख्यमंत्री के जो ठीक सहारे का पद होगा उसके सबसे नजदीक कौन होगा, आप कहोगे सब उसके सबसे होगा उप मुख्यमंत्री होगा। देखो मैं कहूं राष्ट्रपति, आपसे मैं कहूं राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति के सबसे निकट कौन होगा, उपराष्ट्रपति। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब है कि नजदीकी को दिखाने के लिए उप कहा जाता है ना। अरे पढ़ाऊंगा यार, सीमाएं पढ़ाऊंगा मैं सारी, तो क्यों फालतू में दुखी हो रहा है राजेश, राजेश क्यों दुखी हो रहा है। अरे भाई मैं पहली बार ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सैकड़ों बैच पढ़ा दिए, 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए इस विषय को। सुन लो इसको, केवल इस पे ध्यान दो भाई, है ना। जब मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे क्वेश्चन सीधे लड़ जाएंगे पेपर में, जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएंगे, तुम कह रहे हो कि सर पहले वो लाइन नहीं पढ़ाई फिर वो नहीं पढ़ाई। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा यार, तुम प्लीज थोड़ा सा सब्र करके सुनो बस चीजों को, आपको सुनना है केवल। नजदीक के लिए हम उप शब्द लगाए, नजदीक के लिए उप। तो अगर मैं कहूं कि बताओ उष्ण के जो सबसे नजदीक होगा, जो उष्ण के जो सबसे नजदीक होगा उसे क्या कहेंगे, उष्ण के जो सबसे नजदीक होगा उस कह देंगे उप प्लस में उष्ण कह देंगे, सही बात है ना। यानी कि इसको हम मिलाएंगे तो ये कौन सा कटिबंध बनता है, उपोष्ण। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल के सबसे नजदीक होता है वो कौन सा होता है आपका, सब ट्रॉपिकल। ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये उष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, तो इस उष्ण कटिबंध के सहारे सहारे, ये उष्ण कटिबंध के सहारे सहारे ये जो क्षेत्र है 23.5 से और 30, ये जो 23.5 से 30 जो क्षेत्र है, वो 23.5 से 30 का जो क्षेत्र आएगा ना, ये 23.5 से और कितना डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ, 23.5 से और कितना डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 23.5 से कितना डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ जो आएगा, सॉरी नीचे तो साउथ है,
तो ये जो आपका आएगा ना ये वाला, जो उष्ण के सहारे सारे, जो उष्ण के सहारे, जो उष्ण के सहारे, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उप उष्ण कहते हैं, इसको बोलते हैं उप उष्ण, इसके कहते हैं उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, उपोष्ण कटिबंध। इसका कारण है मैं आपको अभी समझाता हूँ, डायग्राम्स बना के समझाता हूँ ना, डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। और इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल। क्योंकि इंडिया की जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो केवल 37 डिग्री तक है, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि भारत जो है ना, भारत वो शीतोष्ण के भी किसके अंतर्गत सर्वाधिक आता है, तो वो उपोषण में अधिक आता है, भारत का उष्ण और उपोषण में अधिक आता है, ठीक है ना। बिहार को भी इससे लिंक करेंगे, है कि नहीं। अब आप बताओ, अब आप कंक्लूड कर लो मेरी बात को, जो मैंने बोला है कि अगर ये मान लो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, तो इस कर्क रेखा के, इस कर्क रेखा के ऊपर की तरफ कौन सा कटिबंध है, तो ऊपर कौन सा है, शीतोष्ण। इस कर्क रेखा के नीचे कौन सा है, तो ये कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, इसका मतलब भारत का नीचे का जो भाग है, मतलब गुजरात, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके नीचे का जो भाग है वो आता है आपका किसमें, उष्ण में, और इसके ऊपर कौन सा आता है, शीतोष्ण। यानी कि कर्क रेखा भारत को दो जलवायु कटिबंधों में बांटती है, और वे जलवायु कटिबंध है, एक टेम्परेट जो ऊपर की तरफ है, और एक ट्रॉपिकल जो कहां पर है आपका, जो कि नीचे की तरफ है। इसलिए अब मैं अगर एक डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, अभी मत लिखना, पहले मेरी बात सुन लो सारी धैर्यपूर्वक, फिर आप लिख लेना आराम से। देखो, यानी मैं एक डायग्राम अगर भारत का मानचित्र बना दूं आपके सामने, इस तरीके से अगर हम चलते हैं, इस तरीके से अगर हम चलते हैं, तो ये मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ठीक है ना। अरे डायग्राम तो बनाने में मजा आ जाता है यार, सही में। मतलब ये मानो ना कि जो सुकून मिलता है ना इसको बना लेने में, वो जिंदगी में ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ ना कि अपने लुगाई से लड़ने में मजा नहीं आता उतना, तो जितना इस डायग्राम को बनाने में मजा आता है, ठीक है ना। नीचे सही नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, है ना, चलेगा चलेगा चलेगा। देखो, अगर हम भारत को इस तरीके से मान ले, ठीक है ना, भारत को ऐसे मान लो आप, ठीक है ना, और बीचों बीच से आप कौन सी रेखा गुजार दो, बीचों से आप बीचों बीच निकाल दो कौन सी, इसका नाम है कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसका बड़ा सीधा मतलब हो गया मेरे भाई, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये कर्क रेखा है। तो आप एक सीधी सी बात आप कह दो, सर ये किस में आता है, उष्ण में। सर ये किस में आता है, ये आता है आपका किस में, उष्ण में आता है। ये किस में आता है, शीतोष्ण में। तो ये जो कटिबंध आपका है, ये जो कटिबंध है, ये कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध में है। और नीचे वाला जो है टेम्परेट, ये तो आपका टेम्परेट हो गया, टेम्परेट। और नीचे कौन सा है, नीचे उष्ण कटिबंध है मेरे भाई। नीचे कौन सा है, नीचे आपका आएगा उष्ण कटिबंध, या ये नीचे कौन सा है, ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल है। नीचे कौन सा है, ट्रॉपिकल है। ऊपर कौन सा है, टेम्परेट है। आ गई बात समझ में, दोनों कटिबंधों में आ गए। अब सुनो, मैंने आपको बताया बेटा, मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि सर ये तो आपका जो 23.5 से 30, पीछे देखो एक बार, 23.5 से 30, 23.5 से 30, ये वाला 23.5 से 23.5 ही हो गया और 30 ही हो गया। 23.5 और 30 के बीच में कौन सा है, उष्ण के जो सहारे सारे फैला हुआ है, उसको हमने क्या कहा, उपोषण कहा, ठीक है ना। और एक मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो आप बताना मैं सही बना रहा हूं, गलत बना रहा हूं। एक ही बार में बनाना पड़ेगा यार, ऐसे तो फिर तुम मुझे बिहार का मानोगे नहीं, है ना, फिर तुम मुझे राजस्थानी प्रूव कर दोगे पूरा, है ना। ये लो जी, यस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया मेरे भाई, हो गया ये, है ना। ये आपका जो आएगा ना, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से है आपका 30 20 10, लगभग 30 से लेकर के और 34 के आसपास, यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये जो आपका है ना, ये वाला हिस्सा, ये अगर किसी भाग में आएगा तो यह कौन सा भाग आएगा, यह यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बिहार है ना, यहाँ पर आपका बिहार है, ठीक है ना। तो ये आपका बिहार है। अब बिहार आप मुझे बता दो कि बिहार इज लोकेटेड इन विच, तो बिहार जो आएगा ना, ये बिहार आएगा उपोष्ण कटिबंध में आएगा। तो बिहार की जो उपोष्ण कटिबंध है ना, और जलवायु जो मिलेगी ना बिहार की, वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आती है, ठीक है ना। उपोष्ण कटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल आता है ना, ट्रॉपिकल आता है, सब ट्रॉपिकल आता है, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल जोन आता है। अब बता दो
जल्दी फटाफट, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अरे बोलो, सारे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पूरा का पूरा, ये सारा मामला क्लियर हुआ। ये क्या है लफड़ा यहाँ का। तो अब आप एक पॉइंट लिखो सबसे पहले, तो इसमें एक पॉइंट लिखो, पहले एक पॉइंट लिखो इसमें, लिखो भाई लिखो, इसमें लिखो, कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है। लिखो बच्चा, लिखो सारे लिखो, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को, कर्क रेखा भारत को, भारत को, भारत को, भारत को 2 जलवायु कटिबंधों, 2 जलवायु कटिबंधों, 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, बांटती है, बांटती है, जिसके उत्तर की ओर, जिसके उत्तर की ओर शीतोष्ण, उत्तर की ओर शीतोष्ण, उत्तर की ओर शीतोष्ण तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंध है ना, दक्षिण में उष्ण कटिबंध है ना, उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है ना, दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। ये पॉइंट आप लिखो, बहुत अच्छा पॉइंट है ना भाई, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैं ये बात तो बोलो ही मत आप मुझे इंग्लिश में, मुझे हमारी टीम ने भी बताया कि सर, टीम ने भी मुझे बताया कि टीम ने भी बताया कि सर बच्चे कह रहे सर इंग्लिश में, मैं सारी बातें इंग्लिश में बताता हूँ। देखो क्या है ना कि ये बैच हिंदी मीडियम है, समझे, इसमें मैं तकनीकी शब्दावलियां सब हिंदी में बता, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी 8 स्टेट से जाएगी, बताओ, इसमें मैं अब इनकी अंग्रेजी नहीं लिखूंगा मैं बार 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 बार, समझे कि नहीं समझे। ये बताओ इसकी मैं क्या अंग्रेजी लिखूँ अब इसकी, इसे माही नदी 2 बार काटेगी है ना, माही नदी 2 बार इसको काटती है, इस पर राजधानी है, कैपिटल कौन है, रांची है। मैं यहाँ पर देखो जहां पर टेक्निकल वर्ड्स जितने भी थे, फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, आर्क, ये देख ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, इक्वेटर, सब मैं लिख दे रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो तकनीकी शब्दावलियां मैं सारी लिख दूंगा एक बार, ठीक है ना। सर पिछले का पढ़ाया गया नोट सेम है, नहीं वो अभी भी देखो यार, अब अपडेट जब होगा ना, जहां जहां पर अपडेट आएगा तो उसमें अपडेटेड में बता देंगे आपको, है ना। तो कोई बात नहीं है, अभी तुम लोग एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ, ये बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो देखो आप 30 और 60 तक जब चलोगे, है ना, तो समशीतोष्ण इधर आ जाएगा, फिर आपका बीच का 30 और 60 समशीतोष्ण इसमें आ जाएगा, समशीतोष्ण आ जाएगा, है ना। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये 40-30 के ऊपर आप फिर शीतोष्ण कटिबंध आदर्श दशाएं 30 से, और फिर 60-65 तक ये आपको मिलेंगे देखने को शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। हाँ मैं अभी फिर बता दूंगा दोबारा से, आप चिंता ना करें, आप इसको बना लीजिए पहले एक बार जल्दी से। आप इसको शीतोष्ण लिखना भूल गए सर, अच्छा, उत्तर की ओर शीतोष्ण, हाँ उत्तर की ओर शीतोष्ण, और दक्षिण की ओर कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। आप ये चित्र बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ ये वाला, फिर मैं आपसे और बातें करता हूँ इसके संदर्भ में, फिर बता दूंगा दोबारा, कोई बात नहीं, आप इसको बना लो पहले, जब तक बढ़िया से तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं चलेंगे। थोड़ी सी चाय देना, थोड़ी सी बिल्कुल। चलो हो गया, सबका बना लिया सबने, सबने बना लिया। हो गया हाँ देखो, ये आपका जो 30 के ऊपर है वो समशीतोष्ण ही है, ये इसी को हम समशीतोष्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको शीतोष्ण या बहुत जगह पर आपको समशीतोष्ण देखने को मिलता है। हाँ सर दरोगा बैच में पढ़ाया सब, अरे तो यार ये सब बेसिक चीजें हैं ना, इसमें अपडेट्स जो होंगे ना, अपडेट्स
वो नए होंगे ना। और क्या अभी टॉपिक शुरू हुआ है बहुत सा, अब आगे सारे टॉपिक अपडेट वाले आएंगे आगे चल करके, तो उसमें फिर बता देंगे अलग जहाँ पर होगा। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं, बताओ इसमें तो अब सब कहीं पढ़ाऊंगा सेम ही रहेगा ये सब तो, है ना। अगर आपके नोट्स मतलब नहीं ओपन हो रहे हैं, है ना, या फिर आपकी पीडीएफ नहीं खुल रही है या कुछ वैसा हो रहा है, वीडियो नहीं चल रही है, तो आप जो है ना, आप जो है एक काम करिए, अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए दोबारा से। अपडेट आया, नया वर्जन आया हुआ है, ठीक है ना, नया वर्जन आया हुआ है, उसको आप कर लो। इतनी बातें सबको क्लियर है। 8 राज्यों से जाती हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इसका क्रम है पश्चिम से पूर्व। इसे माही 2 बार काटती है, ये मैंने कल डायग्राम मतलब शुक्रवार को बता दिया था। और इसके बाद हाँ, उसको अपडेट कर लो एप्लीकेशन को दोबारा से। और इस पर स्थित राजधानी कौन सी है, रांची है, रांची मानते हैं इस पर। और मेरे भाई इस तरफ आप देखोगे तो एक बात ये कि कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है, उत्तर में शीतोष्ण और दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझो दोबारा से। मैंने कहा कि ये रेखा है, इसको बोलते हैं कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये रेखा आपकी कौन सी है, मकर रेखा। देखो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का अधिकतम झुकाव 23.5 होता है, 23.5 होता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का अधिकतम झुकाव कितना है, 23.5। मेरा ना गला बहुत खराब रहता है, 23.5 है। तो 23.5 और 23.5 के बीच में सूर्य किरणें सबसे अधिक लंबवत हो सकती हैं, इसलिए 23.5 और 23.5 के बीच सबसे अधिक जहां प्रकाश प्राप्त होगा सूर्य का, वो जो क्षेत्र होगा 23.5 के बीच में, कर्क और मकर के बीच में, वो कटिबंध कौन सा होता है, आपका उष्ण कटिबंध होता है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पर जाती है, पोलर रीजन के अंदर, इस भाग में जाती है सबसे तिरछी किरणें। जहां सबसे तिरछी किरणें जाती है, जहां पर सबसे तिरछी किरणें होती है, जहां जहां सबसे तिरछी किरणें आपकी जाती हैं, इस सबसे तिरछी किरणें जाती है, तो इसका मतलब सूर्य कब मिलेगा, सूर्य कब मिलेगा मतलब सर्दी होगी, यानी कि इसको फ्रीज जोन या फिर इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है उष्ण और शीत के बीच, उष्ण उष्ण और शीत, इन दोनों के बीच का जो है, इन दोनों के बीच का जो है, इस क्षेत्र के अंदर उष्ण और इसके बीच का जो क्षेत्र है, फ्रिज के बीच का, ये वाला, ये शीतोष्ण जो कटिबंध है आपका, टेम्परेट जो जोन है, टेम्परेट जोन, इसकी यदि हम बात करते हैं, इसकी शीतोष्ण की अगर बात करते हैं, तो यहाँ दोनों कंडीशन मिलती है, शीत भी है और उष्ण भी। यानी कर्क रेखा के ऊपर आर्कटिक वृत्त मतलब 23.5 से 66 और 23.5 से 66 दक्षिण, इसके बीच दोनों दशाएं मिलेंगी, यहाँ शीत भी मिलेगा और उष्ण मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण या फिर इसको टेम्परेट बोलते हैं। बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल है। लेकिन हमने ये भी कहा कि सर जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, इसके सहारे सारे 30 डिग्री तक, उष्ण के सहारे सारे का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उप उष्ण बोलते हैं। इसको उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा, चूंकि देखो इसमें हमने ये बात समझ ली कि कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण है, कर्क रेखा के नीचे उष्ण है, तो हमने देखा कि सर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, इसका मतलब हो गया कर्क रेखा के ऊपर में कौन है, शीतोष्ण, यानी कि आधा भारत किस में आता है, शीतोष्ण में आता है, और आधा भारत नीचे किस में आता है, उष्ण में आता है। और आप देखोगे कि कर्क रेखा के सारे जो मिलेगा, कर्क के सारे 30 तक, ये जो क्षेत्र आएगा ये किस में आता है, शीतोष्ण के अंदर भी कौन सा है, उपोष्ण है। तो बिहार किस में आता है, शीतोष्ण कह दोगे तो भी ठीक है, उपोष्ण कह दोगे तो भी सही है, यानी कि शीतोष्ण या उपोष्ण में कौन आता है, हमारा बिहार आता है। एक काम करो, इस डायग्राम को आप एक बार बनाओ, जल्दी से एक बार आप इसको बनाओ, जैसे छपे वैसे छाप लो, है ना, अच्छा बुरा जैसे बने वैसे बना लो आप एक बार। ये वाली बात हो गई आपकी यहां तक। जल्दी बताओ भाई, सबको क्लियर है यहां तक। अब हम अगली रेखा पर बात करेंगे, और मेरे भाई अगली रेखा पर चलेंगे, जिसको बोलते हैं कौन सी, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा यहां से जाती है, भारतीय मानक समय रेखा यहां से जाती है, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री, है ना, इसको बोलते हैं 82.5 बोलते, ये जाती है, ये है तुम्हारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इसे ही कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। तो आप हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखो, हेडिंग सारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अथवा भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अथवा भारतीय मानक समय रेखा। सभी बच्चों को डेली
2 बजे लाइव आकर के फिर क्लास को करना है। रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में प्लीज ना पड़े, ईमानदारी से मेहनत करके बहुत अच्छे नोट्स बनाएं। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली चीज है, मैं बता रहा हूँ। क्लास में डेली आकर के मैं कोई छुट्टी अनावश्यक नहीं करूंगा मेरी तरफ से। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा करता हूं कि आपके क्लास में, आपके बैच में एक भी कोई फालतू छुट्टी नहीं करेंगे। मैं बिहार की परीक्षाओं को लेकर के बहुत गंभीर रहता हूं। 2 ही मेरे जीवन में उद्देश्य है। या तो एक उद्देश्य है कि टीचर्स के बैच में बहुत पढ़ाता हूं, मन करके पढ़ाता हूं और आगे से बोल के पढ़ाता हूं, सब टीचर के बैच मेरे से पढ़वा लो आप। चाहे बिहार टीचर हो, यूपी टीचर हो, राजस्थान टीचर हो, एमपी टीचर हो, सी टैट हो, लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, कुछ भी हो भले, है ना। और दूसरा, बिहार की किसी भी परीक्षा के अंदर मैं राजस्थान के बैचेज के अंदर भले ही बैठ के पढ़ाता हूँ, कुर्सी के ऊपर मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आराम से समझाता हूँ, बैठे बैठे समझाता हूँ, बैठ के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं फिर भी थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ, है कि नहीं। लेकिन जब मेरे सामने होता है कि ये बिहार की ऑडियंस पढ़ रही है सामने, तो मैं बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ाता हूँ, बिहार हो या यूपी हो। क्योंकि यार तुम समझो कि मैं अब वो सब चीजें नहीं बताऊंगा, अब कहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बड़ा एहसान है मेरे ऊपर इस बिहार का। मैंने बहुत पैसा यहाँ के बच्चों से कमाया है ना, मुझे बहुत सैलरी यहाँ के पैसे से मिली है, और जब मैं बिहार का खा रहा हूँ पिछले 4 साल 5 साल से, तो मैं ईमानदारी से चाहता हूँ कि जितना मुझे मिला है, और सुनो पैसा तो मिला वो अलग बात है, जो सम्मान प्यार, जहाँ मार्केट में जाते हैं खूब बच्चे वहीं पैर छूने लग जाते हैं, है ना। जो इज्जत है, जो बच्चे इतने रील्स डालते हैं, जो इतने स्टेटस लगाते हैं हर जगह के ऊपर, तो ये तुम्हारा एहसान है। मैं आपको पे कर रहा हूं, आप मान लीजिए कि आपको वो पे आउट मिल रहा है बस, और कुछ नहीं। सो बिल्कुल गंभीरता के साथ आप पढ़िए। इस वर्ष हमें बेहतरीन सिलेक्शन निकालने, सबसे अच्छे सिलेक्शन निकालने का हम काम करेंगे इस वर्ष में, ठीक है ना। हम सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगे। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, आप एक बात ध्यान रखना, आपके ज्योग्राफी के नोट से अगर प्रश्न नहीं आ रहे तो किसी के नहीं आएंगे, है ना। मैं विद्या की कसम खा के कह रहा हूं, बोर्ड पे याद रख के। बहुत सारे आइटम है जो बैच खरीदते हैं और फिर देख के सेम पढ़ाते हैं कंटेंट को, ठीक है ना। ये मेरा आजमाया हुआ है ये। अब केजीएस का बैच लिया जाएगा, ये क्या पढ़ा रहा है अपडेट करके फिर वो पढ़ाएंगे, ये वास्तविकता है ये। और तुम इस बात को फेस करोगे कभी ना कभी, तुम इस बात को महसूस करोगे, तुम्हें लगेगा कि यार हम किससे पढ़ के आए हैं। ये बता देता हूं मैं आपको। इसलिए प्लीज आप चीजों को बहुत गंभीरता से पढ़िए, कोई कोताही, कोई लापरवाही, कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गंभीरता के साथ में एक एक चीज को करना है। सिलेक्शन आसान नहीं है, सिलेक्शन निकलना। लाखों बच्चों की भीड़ आती है यहाँ पर पढ़ने के लिए, है कि नहीं है। और उसमें से आप चुन करके आओगे लाखों में से, तो देखो कितनी बड़ी खुशी का काम होगा। हमारे लिए भी बहुत प्राउडफुल मोमेंट रहेगा कि यार हमारे स्टूडेंट हैं ये सब, तो ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसका नाम आपने क्या लिखा, या भारतीय मानक समय रेखा, या भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मानक समय रेखा, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इसको लिखो आप एक बार, लिखो, इसको लिखो आप, लिखो। यह रेखा 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा 5 भारतीय राज्यों, यह 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। नहीं, कर्क रेख सर देशवा बता दीजिए ना, कर्क रेखा कितने राज्यों से, देशवा बता देंगे बुआ, काहे इतना टेंशन ले रहे हो। 82.5 पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा लिखो। इसमें ये 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। अब सुनो, अब चुपचाप सारे बच्चों को मैं कहानी सुनाता हूँ। ये मेरी बहुत फेमस कहानी है। एक किताब वाले पब्लिशर ने, राजस्थान का कोई पब्लिकेशन है, उसने इस ट्रिक को अपने बुक में डाल दिया है ना। फोन करूंगा मैं उसको, भाई ट्रिक मैंने बनाई थी यार, प्लीज मेरा नाम लिख दे यार इसमें, है। उसको लिखूंगा, जरूर करूंगा उसको कॉल तो मैं, कि पगला मेरी ट्रिक को कैसे चुरा रहा है तू, है भाई, ये बता।
चलो, क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है आपने क्लास में? ये कल्याणी कुमारी, पप्पी कुमारी, है ना, फैज। अच्छा बच्चा कौन सा? अजीत कुमार ओझा। चलो, अजीत है, अजीत है ना, ये है। हाँ, नरगिस, खुशबू, नूर शाम। चलो, अजीत 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 है, अजीत भाई। ये है घर किसका? अजीत का घर है ये। किसका घर है? अजीत का घर है। चलो, अजीत का घर है ये। अजीत बच्चा बहुत अच्छा है। अजीत के घर की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ना। विशाल ज्यादा मैसेज कर रहा है ना, विशाल का नाम लिखने तो यहाँ पर, विशाल का नाम लिखते हैं यहाँ। विशाल है, ये विशाल का घर है, ठीक है बेटा। विशाल, विशाल के घर के सामने, है ना। अच्छा, तुम सारे अच्छे हो, मुझे सब पता है तुम्हारा, समझे। आप थोड़ी देर में कहोगे नहीं सर मैं ऐसा नहीं हूँ। विशाल भाई साहब बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है, और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, गाने गाता है अपने सीढ़ियों पर खड़े होकर के। इधर इस घर में रहती है भैया, यहाँ पर रहती है एक बहुत सुंदर लड़की, और इसका नाम है उमा। विशाल गाने गाता है, उमा नाचती है। इधर से विशाल ऊपर जाता है, इधर से उमा ऊपर जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? विशाल जाएगा ऊपर जा करके ऐसे अपने सीढ़ियों के ऊपर, छत पे छज्जा होता है ना, छज्जा, ये पूरा जेल वेल लगा के जाता है। ये शानदार बढ़िया मुंह बना के, ये कान है विशाल के बड़े बड़े, हाथ में जो है गिटार विटार लेकर के गाने बजाता है, बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है ना। इस तरफ से कौन जाता है? इस तरफ से, इधर से आती है कौन? तो इधर से आती है कौन? आती है भैया, तो यहाँ से आती है कौन? तो ये बड़ी मुस्कुराती, खिलखिलाती, हंसती, है ना, झूमती हुई, है ना, ये सुंदर सुंदर बाल बना करके आती है। और ये ऊपर से चढ़ती है कौन? तो ये इधर से आती है उमा। इधर से आए विशाल, इधर से आई उमा, इधर से आए विशाल, इधर से आई उमा, ठीक है। भाई साहब विशाल गाना गा रहा है, विशाल गाना गा रहा है। तू कितनी उम्र की, तू कितने उम्र का, है ना। तो ये कहता है, ये कहती है कि मैं 16 उम्र की, तो ये कहता है मैं 16 बरस की, तो ये कहता है मैं 17 बरस का। ये 17 बरस का विशाल, ये 16 बरस की कौन हो गई? उमा हो गई, ठीक है ना। फिर ये गाना गाता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है। ये गाना गाता है। ये भाई फिदा हो जाती है इसके गानों के ऊपर, ठीक है ना। समझे बात को? अब दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, दोनों अच्छे दोस्त हो गए। इस तरफ से आती उमा, इस तरफ से आता है भाई विशाल, और दो ये गाना गाता है, ये नाचती है ना। तो एक दिन क्या होता है, ये मार्केट जाता है और भाई मार्केट से लाता है गोलगप्पे। क्या लाता है? गोलगप्पे। आपको पता ही होगा गोलगप्पे लड़कियां बहुत खाती हैं। और ये देखो, इनको पता चल गया घर वालों के इधर, और पता चल गया घर वालों को भाई इनके ये गाना गाता है, ये ऊपर जाके नाचती है। भाई कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है यहाँ तो, ठीक है ना। घर वाले बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। अब उमा घर से बाहर नहीं जाएगी, एक दिन जाएगी, और एक दिन जाएगी कब? जब शादी होगी तब। भाई विशाल गोलगप्पे लाए, विशाल बोलता है, इसको फोन करता है, बोलता है सामने छत के ऊपर जाके, आजा आजा जल्दी आजा, गोलगप्पे खाएंगे आराम से बैठ के छत के ऊपर। तो ये कहती है, और ये खूब रोती है भाई, खूब रोती है, खूब रोती है, ठीक है ना। और इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है, खूब रोती है, ऐसे पूरा पानी गली में आंसुओं से बाढ़ आ जाती है, ऐसे बाढ़ आ गई नीचे, बाढ़, पूरा पानी पानी हो गया नीचे। तो ये कहता है क्यों रो रही है पगली, ये तो बता। तो ये कहती है तू गोलगप्पे लाया है, और देख मैं आ नहीं सकती हूँ, गेट बंद है, नीचे से लॉक है, बाहर आना जाना बंद हो गया है। तो ये कहता है कोई बात नहीं है, अरे गेट ही तो बंद है, छत थोड़ी ना बंद है। तो ये विशाल कहता है उमा को, विशाल कहता है उमा को, और भैया उमा को बोलता है उमा, उमा छत से, छत से क्या कर, छत से क्या कर, कूद जा ना बेटा ना, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो छत से कैसे आ? छत से उड़कर आ, उमा छत से उड़कर आ। ये कहता है उमा छत से उड़कर आ। क्या कह रहा है? ये कह रहा है उमा छत से उड़कर आ। अब ये और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, कहता है कि मैं नहीं उड़ सकती हूँ, पागल विशाल नहीं उड़ पाऊंगी। तो ये कहता है ना उड़ सकती है। बोले क्यों? बोले तू पापा की परी है, तो परी तो उड़ सकती है आराम से, स्वर्ग से उड़ के आ सकती है, तो छत ही है। तो भाई ये सिस्टम होता है, और उमा नहीं आ पाती है, और इस प्रकार से
विशाल और उमा की जो प्रेम कहानी है वो इसी पे समाप्त हो जाती है। और इसके साथ में आपका ट्रिक बनती है उमा छत से उड़कर आ। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक उस किताब वाले ने लिख भी थी पगले ने, है ना। और इससे बनता है उत्तर प्रदेश। अब आप सारे राज्यों के नाम बता सकते हो, मुझे पता है। ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, 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 उड़ीसा, उड़ीसा, और एक बनता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 भारतीय राज्य जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उमा छत से उड़कर आ, उमा छत से उड़कर आ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये है, ठीक है ना। 5 राज्य, ठीक है, ये 5 राज्य है, समझे। आपको याद हो गया होगा, बताओ सबको याद है कि नहीं है, जल्दी बता दो फटाफट एक बार। तो मैंने कहा 5 राज्यों से गुजरती है, लिख दो, ट्रिक लिख दो, ट्रिक लिख दो उसमें, उमा छत से उड़कर आ, छत से उड़कर आ, लिख दो, इसको लिख दो भाई, लिख दो, है ना। वो मैंने वैसे ही आपको बता दी एंटरटेन करवाने के लिए, वैसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक की बात थी। ऐसे लिख दो एक एक करके, 1 यूपी, 2 एमपी, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा और 5 ये आंध्र प्रदेश, लिख दो। ये 5 राज्य हैं। लेकिन अब आप इसमें ना एक चीज देखो, ध्यान दो, इसमें आपको एक कुछ कॉमन चीज दिखेगी। और कॉमन चीज क्या दिखेगी, वो कॉमन चीज ये दिखेगी आपको कि मकर रेखा जब पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश आता है, सॉरी कर्क रेखा पढ़ते हैं तो, और छत्तीसगढ़ आता है। देखो कर्क रेखा में भी है एमपी छत्तीसगढ़, देखो एमपी और छत्तीसगढ़, कर्क रेखा पढ़ा, एमपी छत्तीसगढ़ कर्क रेखा। और एमपी और छत्तीसगढ़ जो है ना, ये एमपी और छत्तीसगढ़ आपका, एमपी और छत्तीसगढ़ आपका किस में भी है, मकर रेखा, इसमें भारतीय मानक समय रेखा में भी है। यानी कि 2 ऐसे उभयनिष्ठ राज्य हैं। वे 2 उभयनिष्ठ राज्य ये आपके आएंगे कौन कौन से, ये आ जाएंगे आपके कौन कौन से, एक का नाम है कौन सा, एमपी, एक का नाम है छत्तीसगढ़, 2 कॉमन स्टेट्स। और चूंकि दोनों से वो भी जाती है, दोनों से वो भी जाती है, दोनों एक जगह पर काटेंगे, कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो ये जहां पर काटती है ना, इसका नाम है सरगुजा स्थान पड़ता है। सरगुजा में ये एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। और जो क्षेत्र पठार है छत्तीसगढ़ में, बघेलखंड का पठार, बड़ा सिंपल सा फंडा है, हम मध्यवर्ती भूमि में पढ़ेंगे, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, है ना, ये सारे पढ़ेंगे। तो वहां पर बघेलखंड का पठार आएगा, जिस पठारी भाग पर ये काटती हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने ये पठार जब मैं पढ़ा रहा था भौतिक प्रदेश, तो उसमें मैंने क्लास में एक वो कविता सुनाई थी बच्चों को। कविता क्या सुनाई थी, वो आ गया था मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो मैंने एक बच्चों को एक गाकर सुनाया था कि हर बोले बुंदोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, मैंने ये बताया था। कल यूपीएससी ने जो पेपर हुआ, पता नहीं एनडीए या सीडीएस में पूछा गया कि खूब लड़ी मर्दानी ये कविता की लेखिका है, लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई। यही प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान, समझे। जबकि मैंने तो वैसे ही बताया रैंडमली कि ये एक कविता है, बुंदेलखंड, बुंदेले शासक हुआ करते थे, तो उनसे करके मैंने बताया था। वो प्रश्न कल यूपीएससी में देखने को मिला। आप लिख लो, ये आपके 5 राज्य हैं, इनसे होकर गुजरती। कल पढ़ेंगे मिर्जापुर से जाती है, वो तमाम जो बात है उन सबको, है ना। तो सरगुजा में ये, हाँ सूरजपुर जिला में सरगुजा पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल मिल करके अपने, हाँ सीडीएस में आया था, ठीक है ठीक है, सीडीएस में आया था ना, ठीक है। तो कल अपन पढ़ते हैं कॉमन स्टेट वाले, ये सब कल लिखवा देंगे आपको, मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। मुझे नहीं कहना चाहिए ना, ये अच्छी बात नहीं, इस तरीके से नहीं बोला करते हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कह दे रहा हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने आप को रोकूं इस बात को बोलने से, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आता हूँ आपकी क्लास के लिए, ठीक है ना। सो प्लीज आप बढ़िया से पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अब आप ज्योग्राफी जीवन में अंतिम बार पढ़ेंगे, इसके बाद दोबारा नहीं।